Hello everyone, welcome back to my channel Wisdom Academy. I'm Komal Dixit and I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने बीपीएससी 3.0 की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दी होगी। आप सभी को पता है ये नोटिफिकेशन जो आउट होना था, जुलाई में फॉर्म आने थे, अगस्त में पेपर होना था, सितंबर में रिजल्ट आना था, अक्टूबर तक आपकी ज्वाइनिंग होनी थी, ठीक है। लेकिन फॉर्चुनेटली ये जो नोटिफिकेशन है जल्दी आउट हो गया है, तो आप सभी के बहुत ज्यादा डाउट भी आ रहे हैं। तो एक साथ इतने सारे लोगों का पर्सनली रिप्लाई कर पाना इट इज नॉट पॉसिबल। सो मैं यहाँ पे सारी चीजें जितनी मुझे पता है वो आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। और इम्पोर्टेंट चीजें, सीटेट और जो हमारा डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में डीएलएड, उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करना है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा डाउट है उसके रिगार्डिंग। क्योंकि पहले जो है वो बच्चे एलिजिबल है, लेकिन अब बच्चे एलिजिबल नहीं है, तो वो क्यों, तो वो भी थोड़ा सा इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए बेसिक सी चीजें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगा ये सब आप लोग देख सकते हो। अदर स्टेट जनरल ओबीसी की फीस है 750, एससी एसटी जो फिजिकल हैंडीकैप है उनकी फीस है 200, फीमेल कैंडिडेट ओनली जिनके पास बिहार का डोमिसाइल है तो भी आपकी 200 है फीस, ठीक है। और बिहार डोमिसाइल का मतलब ये नहीं है कि जो फीमेल सिर्फ बिहार में रह रही है उन्हीं के लिए 200 नहीं। अगर मान लो आप मेन रेजिडेंट आप बिहार के हो, आपके मम्मी पापा का एड्रेस जो है बिहार का है और आप किसी और स्टेट में जाके रहने लगे हो, जैसे यूपी, दिल्ली, हरियाणा, किसी भी स्टेट में आप इंडिया के रह रहे हो, लेकिन आपके पास बिहार का डोमिसाइल है और नहीं है, अगर आपके पास बिहार का एक एड्रेस है तो आप डोमिसाइल बनवा लो, तो अभी आपकी फीस 200 है। और अगर आप बिहार के रेजिडेंट हो, अगर आप उसका डोमिसाइल बनवा लोगे तो आपको आगे जाके वो कैटेगरी में भी हेल्प करेगा, तो अगर बना सकते हो तो बनवा लो। फिर इसके बाद हम आते हैं प्राइमरी टीचर, स्कूल टीचर आपको दिख रहा होगा फर्स्ट टू 5 के लिए। तो इसके लिए देखो एलिजिबिलिटी क्या है, सीनियर सेकेंडरी 50% के साथ 2 ईयर का डिप्लोमा चाहिए डीएलएड का। फिर नेक्स्ट है और या 12th चाहिए 45% के साथ और एनसीटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 2002 के अकॉर्डिंग 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। फिर या तो 12th के साथ आपका बीएलएड हो या 2 साल का डिप्लोमा हो आपके पास स्पेशल एजुकेशन का, ठीक है। डीएलएड जैसे हमारी बीएड होती है ना स्पेशल में, ऐसी डीएलएड भी होती है स्पेशल में, अगर वो भी है तो स्पेशल वाले भी भर सकते हैं फॉर्म पीआरटी के लिए। या बैचलर है आपके पास, ग्रेजुएशन है और 2 ईयर का डिप्लोमा है, वो तो चाहिए ही चाहिए, मतलब 2 ईयर का डिप्लोमा भी मस्ट है। अभी मैं आपको यहाँ बताऊंगी 2 ईयर डिप्लोमा क्यों यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। सीटेट या बीटेट पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए, सीटेट हो या बीटेट हो वो चलेगा। अभी एक बात देखिए, अभी यहाँ पे ना बच्चों के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमने एनआईयूएस से किया हुआ है डिप्लोमा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं उन्होंने एनआईयूएस से डिप्लोमा किया हुआ है, तो क्या हम एलिजिबल हैं? तो अब आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। अभी आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आपने देखा होगा 2 से 3 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि एनआईयूएस से डीएलएड करने वाले जो है वो एलिजिबल नहीं है। सिर्फ बिहार में ही नहीं, किसी भी टीचिंग एग्जाम का फॉर्म फिल करने के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं हो जिन्होंने कर रखा है, चाहे वो केवीएस हो, डीट्रिपल भी हो, एनवीएस और उसमें तो खैर ये पोस्टें होती नहीं है पीआरटी की, पर केवीएस या किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे डीट्रिपल भी हो, आप लोग एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और आता है कि अभी जो बीपीएससी 1.0 था, मतलब सबसे पहले अभी जो बीपीएससी के फॉर्म है, तो उसमें तो ज्वाइनिंग हुई है, तो यस उसमें ज्वाइनिंग हुई है एनआईओएस से डिप्लोमा करने वाले की, बट अभी तक वही था जिन्होंने अलाउ करा है। उसके बाद अभी किसी भी चीज के लिए, मतलब किसी भी पोस्ट के लिए एनआईओएस से डिप्लोमा करने वाले वैलिड नहीं होंगे। रीजन क्या है, जो एनआईओएस डिप्लोमा कराता है, जो एनआईओएस डीएलएड कराता है ना, वो 1.5 साल का होता है, ठीक है। तो मिनिमम 1.5 साल का नहीं चलेगा, कम से कम 2 साल का होना चाहिए। तो जो एनआईओएस डिप्लोमा कराता है वो 1.5 साल का होता है, इसलिए वो वैलिड नहीं है। और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तब ये क्वेश्चन उठ रहे थे कि जो बीपीएससी में जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, जिन्होंने एनआईओएस से डिप्लोमा करा हुआ है, तो क्या वो वैलिड नहीं है? तो के पाठक जो इस टाइम पे शिक्षा मंत्री, शिक्षा प्रभार संभाल रहे हैं वहां का, तो उन्होंने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर आया है वो बच्चों का ज्वाइनिंग लेटर इशू करने के बाद आया है। तो बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर मिल चुके थे, बच्चे स्कूल में ज्वाइनिंग ले चुके थे, तो उन्होंने कहा था के पाठक जी ने कि अभी आप लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है तो आपको कोई नहीं निकालने वाला, बट हाँ अब जो आगे ज्वाइनिंग होगी उसमें एनआईओएस वाले एलिजिबल नहीं होंगे। तो जो फर्स्ट टायर का भरा गया था उसमें एलिजिबल थे, बाकी आप जिनके पास एनआईओएस से है वो नहीं भर सकते आगे के फॉर्म पीआरटी के टीचिंग के, ठीक है। और उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा ये था कि मतलब, और जो जैसे बहुत सारे बच्चे हैं बिहार में, जब भर्तियां हुई हैं हजारों, 80,000 70,000 भर्ती हुई हैं, उनमें बहुत बच्चे हैं जिन्होंने एनआईओएस से करा हुआ है, बट वो एलिजिबल है
बट बाकी जो जिनका किसी रीजन से रह गया वो अब एलिजिबल नहीं है बिहार में भी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डाउट था आप लोगों का, आई होप क्लियर हो गया होगा। सेकंड चीज, अभी जैसे वो जिन बच्चों का एनआईओएस से डीएलएड है, तो क्या वो DSSB केवीएस भर सकते हैं जिनकी जॉब लग चुकी है, जो बिहार में नौकरी कर रहे हैं? तो बट वो बिहार में ही है, बट वो केवीएस DSSB नहीं भर सकते। रीजन यही है, एनआईओएस जो है 1.5 साल का डिप्लोमा कराता है और बाकी हर जगह जो है 2 साल का डिप्लोमा मांगते हैं, ठीक है। तो इसमें मिडिल स्कूल में आपको पता होगा डिप्लोमा चाहिए 2 साल का, मतलब वही पीआरटी वाली है। तो जो पीआरटी में जिनके पास बैचलर डिग्री और 2 साल का डिप्लोमा है वो मिडिल स्कूल के लिए भी एलिजिबल है, 6 to 8 के लिए और पीआरटी के लिए भी। तो दोनों फॉर्म भर देना, ठीक है। ये मिडल, टीजीटी और टीजीटी स्पेशल एजुकेशन के सारे फॉर्म है। इस वीडियो में बेसिकली हम पीआरटी की बात करने वाले हैं, ठीक है। आपको अगर इसके किसी और के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो में पूछ लेना कमेंट करके। मैं इसमें आपको सारा पीआरटी से रिलेटेड स्ट्रेटेजी एंड ऑल शेयर करने वाली हूँ। और आप सब लोग पूछ रहे थे कि आपने प्रिपरेशन कैसी करी थी और आपके मार्क्स कितने थे। तो देखिए मेरे टाइम पर जो फर्स्ट बीपीएससी में मेरा सिलेक्शन हुआ था तो गर्ल्स की कट ऑफ गई थी 58 पर, ठीक है। तो सबके लिए ना ये बोल देना बहुत आसान होता है कि गर्ल्स की 58 पर ही तो कट ऑफ गई थी, लेकिन मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो 72 मार्क्स पर हुआ था, ठीक है। तो मेरे जो मार्क्स थे वो 72 थे और बॉयज की भी जो कट ऑफ गई थी वो 68 थी, यानी बॉयज से भी ज्यादा जो कट ऑफ थे उसमें मेरे मार्क्स थे। मेरा सिलेक्शन 72 मार्क्स पे हुआ था। लेकिन अभी देखो क्या होने वाला है, उस टाइम पे फर्स्ट पेपर हुआ था, बच्चों को कुछ अंदाजा नहीं था कि कैसा पेपर आने वाला है क्या नहीं। और आपने पेपर देखा होगा, पेपर का लेवल अच्छा खासा था। तो कट ऑफ कम गई थी। कट ऑफ जाने का रीजन यही था कि पेपर एकदम से बहुत टफ आ गया था, लोग पैटर्न से नोन नहीं थे और कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे थे नहीं पता चला था, ठीक है। तो इस वजह से कट ऑफ कम गई थी। लेकिन अभी जो 2.0 का रिजल्ट आया है आपने देखा होगा, कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा गई है। और 3.0 के लिए भी आप लोग रेडी रहो, क्योंकि कट ऑफ तो थोड़ी हाई जाने वाली है। बहुत सारे रीजन है, बच्चे बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं, जहाँ नौकरी मिलेगी वहां पे हर कोई जाएगा, तो बच्चे बहुत अवेयर हो गए हैं, तैयारी करने वाले हैं। पैटर्न लोगों को नोन हो गया है कि किस तरीके से क्या आने वाला है। और फोर्थ चीज है कि पहले नहीं पता था कि कैसे क्वेश्चन आएगा, तो पेपर बहुत टफ बन गया था पहली बार में। अभी तो बिहार जो बीपीएससी है उन्होंने बकायदा अखबार में नोटिस निकाला था कि पेपर का जो लेवल है वो बच्चों के अनुरूप ही होगा, या जो उनका आने वाला लेवल होगा वो बच्चों के अनुकूल ही रहेगा। मतलब जो क्वेश्चन होंगे बच्चे फ्रेंडली होंगे, स्टूडेंट फ्रेंडली क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इतनी ज्यादा आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, आप बिल्कुल अपनी तैयारी कीजिए, तैयारी मत छोड़िए। उसके साथ ही सारी चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी करनी। और स्ट्रेटेजी मेरी ना ये रही थी कि मेरे जो क्वेश्चन थे ना मैथ्स और रीजनिंग में मेरे क्वेश्चन मतलब 33 या 34 टोटल क्वेश्चन थे, तो मेरे ना वो सारे ही ठीक थे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था। 34 और 35 अप्रोक्स जितने भी थे मैथ्स और रीजनिंग के मिला के, तो मुझे लगता है कि मेरा ना ये प्लस पॉइंट था, क्योंकि यहाँ पे मेरा ना कोई भी एक नंबर नहीं कटा। तो बाकी सारे तो बन गए होंगे, क्योंकि साइंस जैसी आप सबके लिए टफ थी मेरे लिए भी थी। एसएसटी के क्वेश्चंस भी अच्छे खासे लेवल के थे, तो जो आते थे वो आते थे, जो नहीं आते थे वो गलत हो गए। बट यस, ये बहुत अच्छा था कि मेरे ना मैथ्स और रीजनिंग में मैंने बिल्कुल नंबर नहीं कटे थे। और जीके में DSSB की वजह से थोड़ी सी मेरी जीके ठीक हो गई थी, तो वो आप सब लोगों को पता होगा, ठीक है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, अगर आपकी किसी भी एक सब्जेक्ट पे कमांड है तो आप बिल्कुल ट्राई करो कि आपका गलत ना होने पाए क्वेश्चन, ठीक है। जो क्वेश्चन अब नेगेटिव मार्किंग तो देखो इसमें है नहीं, तो आप सारा करके आने वाले हो, नो डाउट सब करोगे। लेकिन आप ये ट्राई करना जिस पर आपकी कमांड है ना, आप उसको गलत ना करो। अभी हम प्राइमरी का अपना देखिए डिस्कस करते हैं। कक्षा 1 से 5 के लिए पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया है। मेरे टाइम पे 2 पेपर हुए थे, अभी आपका एक ही पेपर है, भाषा का और सामान्य अध्ययन का, ठीक है। पेपर में 150 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, भाग 1 है 30, भाग सेकंड है 120 नंबर का, टोटल 150 नंबर का आपका पेपर आना है। और ये 150 का होगा, 2.5 घंटे का पेपर है। पेपर आप लोग आराम से कर लोगे। अभी मैं इसके लिए आपको बार बार बोलूंगी आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, क्योंकि पैटर्न वही होने वाला है। 2.0 के जो पेपर हुए हैं आप उसको करो, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कर लो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे से रिपीट हो सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। और पेपर के पैटर्न को एक बार अच्छे से समझ लो। अब देखो ये पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 तथा भाग 2, ठीक है। भाग 1 भाषा अर्हता के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी उर्दू बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य होगा। इसमें अंग्रेजी एवं हिंदी, या तो अंग्रेजी चूज करो या हिंदी चूज करो या उर्दू चूज करो या बांग्ला चूज करो, इन चारों में से कोई भी एक लैंग्वेज आपको चूज करनी है। और 30 का 30% निकालो कितना होगा, 30 का 30% यानी कि 9, इस 30 में से 9 नंबर लाने आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। यानी कि 30 में से अगर आपके 9 नंबर आएंगे, 10 नंबर मान लो, अगर आपके
और 30 में से 10 नंबर आते हैं तो ही आप एलिजिबल हो, आगे आपका सेकंड पेपर चेक होगा, वरना सेकंड पेपर भी चेक नहीं होगा। पर मोस्टली बच्चे इसमें ले आते हैं नंबर, नो डाउट बहुत आसान आता है ये पेपर। आप देखना, देखिए जो झारखंड वगैरह की साइड से पेपर देते हैं ना बच्चे, वो उर्दू चूज करते हैं। आप लोग सोचोगे कि सब हिंदी चूज करेंगे, नहीं, बहुत बच्चे इंग्लिश भी चूज करते हैं। मोस्टली जो नंबर ऑफ स्टूडेंट चूज करते हैं वो हिंदी चूज करते हैं। झारखंड वाले की साइड से जो पेपर देते हैं वो उर्दू चूज करते हैं, और वेस्ट बंगाल के बच्चे बांग्ला चूज करते हैं। ठीक है, तो हर तरीके का स्टूडेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हर मोस्टली जो आसपास के बिहार के स्टेट है सभी पेपर देने आते हैं। नेक्स्ट है देखिए सेकंड पेपर सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित। इसमें प्राथमिक गणित में मत जाना कि आप सोच रहे हो प्राथमिक गणित यानी प्राइमरी के लेवल की गणित आएगी, नहीं, थोड़ा बहुत लेवल गणित का रहता है। जैसे आपने अगर और कंपटीशन वाले एग्जाम दिए होंगे तो अगर थोड़ा सा ट्रेन वाले क्वेश्चन होते हैं, परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं, रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं, इनकी भी आप प्रैक्टिस कर लेना। बाकी आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे लिखा है प्राथमिक गणित, लेकिन प्राइमरी से थोड़ा सा लेवल ऊपर रहता है, एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ज्यादा चाहिए। नेक्स्ट है मानसिक क्षमता। मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग। रीजनिंग आपका ठीक ठीक लेवल है, आप अच्छे से कर लोगे। सामान्य जागरूकता, जर्नल सी मतलब सामान्य जागरूकता, जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज में करंट के 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप लोग अवेयर हो जनरल नॉलेज से तो अच्छी बात है, आप करंट अफेयर से रिलेटेड हो। अगर आपने बिल्कुल करंट अफेयर नहीं छुई है ना तो आप मत करना, क्योंकि अभी अगर आप करंट अफेयर करने बैठोगे ना बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा, आप उसमें ना खोके रह जाओगे। तो अभी करंट अफेयर का थोड़ा सा टॉपिक जो है साइड कर देना, क्योंकि आपको देखो तुक्का तो लगाओगे, ऐसा है नहीं कि आपको 150 में से 150 क्वेश्चन आते हो, तो करंट में वो तुक्के लगा लेना, क्योंकि करंट देखो स्टैटिक है नहीं, बाकी चीजें स्टैटिक है, आप इनको बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो करंट अफेयर को थोड़ा सा साइड कर लेना, अगर आपके पास टाइम है तो करो, वरना देखो 20 दिन है मुश्किल से, तो अच्छे से जिन पे आप कमांड कर सकते हो ना वो करो। सामान्य विज्ञान 10th तक की अगर आपने एनसीईआरटी या एनसीईआरटी या एससीईआरटी करी हुई है, इसके बाहर आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। सारा लेवल आपका ना सारा एससीईआरटी एनसीईआरटी का है। सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस बहुत अच्छे से कर लेना, कांग्रेस के अधिवेशन कब हुए, कौन कौन से मेन है, कौन इसका कब अध्यक्ष रहा है, गरम दल नरम दल कब बटा, मतलब आपको पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन करना है 1857 से। मान लो आप जब हमारी वो क्रांति हुई थी ना, जो जिसे पहली क्रांति बोला जाता है, 1857 से 1947, ये 90 साल ना आप घोट के पी लो, इसमें से बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत टफ क्वेश्चन बनेंगे, जनरल से ही क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी थी, ठीक है, नॉर्मली। और जैसे कि अगर आजाद हिंद फौज के बाद जैसे जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे उसके बाद वो कैप्टन कौन था, लक्ष्मी सहगल, ये सारी चीजें बहुत जनरल सी चीजें मिलेंगी। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से 1947 तक बहुत अच्छे से कर लो। भूगोल और पर्यावरण शामिल, ये सब आपको करना है एससीईआरटी का, ठीक है। सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सब एससीईआरटी में से करना है। अगर आपके पास टाइम है तो एससीईआरटी एनसीईआरटी दोनों पढ़ लो, बट अगर नहीं है तो बीपीएससी के लिए ना आप लोग एससीईआरटी फोकस करना, ठीक है। अभी कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी तो सेम ही है ना, तो मैं आपको एक बात बताऊं, एससीईआरटी एनसीईआरटी बिल्कुल पैटर्न लेवल सब कुछ सेम है, लेकिन जो कंटेंट है ना एनसीईआरटी से ज्यादा एससीईआरटी में दिया गया है। एनसीईआरटी में कुछ चीजें जहाँ पे खत्म हो जाती है ना उसके बाद 2-2 3-3 टॉपिक आपके एससीईआरटी में मिलेंगे, वो चीज आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, वो एससीईआरटी में होगी। तो आपके पास ये जो भी 20-25 दिन का टाइम है ना, आप एससीईआरटी को फोकस कर लो, और आप देखना कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एससीईआरटी में से ही मिलेंगे सीधे सीधे। आप एससीईआरटी को फोकस करो, मैं बोलूंगी नहीं इन सब चीजों के लिए आप कहीं बाहर जाओ। ये तो आपका सामान्य विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, भूगोल है, ये सिर्फ एससीईआरटी करो। अभी बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एससीईआरटी एनसीईआरटी से संबंधित हो गए तो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं। रीजन, उन्होंने केवीएस के लिए एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, या और किसी कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम के लिए जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं सब एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, जो कि ठीक भी है, ठीक है, और उनको फायदा भी मिलता है। लेकिन अभी अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप एससीईआरटी को फोकस करो, क्योंकि देखो ये एक स्टेट एग्जाम है और जो मोस्टली क्वेश्चन है ना आपको एससीईआरटी में मिलेंगे, एससीईआरटी में एक्स्ट्रा टॉपिक भी हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगी एससीईआरटी करो। बाकी अगर आप दोनों कर सकते हो, आपके पास टाइम है, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से आप पीआरटी की प्रिपरेशन कीजिए। इसके अलावा अगर अभी इससे रिलेटेड और कोई डाउट है तो बताइए। कोई इसमें इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है। और यस, एक चीज और, लास्ट टाइम 2 टाइम से बिहार की जो रेजिडेंट्स है, फीमेल कैंडिडेट्स ओनली, मेल कैंडिडेट्स भी नहीं, फीमेल कैंडिडेट्स, उनको सीटेट में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है।
ठीक है, रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। इसका मतलब जैसे जनरल के लिए आपको कितना चाहिए, 90 मार्क्स चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप फीमेल की कैंडिडेट हैं और जनरल कैटेगरी के हैं और अगर आपके 86 मार्क्स हैं, यानी ओबीसी के बराबर 86 मार्क्स हैं, तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ बिहार की कैंडिडेट्स के लिए, ध्यान रखना, अदर स्टेट के लिए नहीं है और किसी कैटेगरी के लिए भी नहीं है। तो ये सिर्फ फीमेल की कैंडिडेट्स को फायदा मिलेगा और इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं होता है। और थोड़ा सा ध्यान से फॉर्म भरना, बहुत दिक्कत आई है आप लोगों को फॉर्म भरने में, और प्लीज ध्यान से फॉर्म भरना, जो पूछा है वही और ढंग से अपलोड करना, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर चाहिए होंगे। और जो चीजें नहीं आएंगी पूछ पूछ के भरना, लेकिन कुछ भी गलत मत भरना, क्योंकि बाद में अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़े ना तो गेस्टेड ऑफिसर की साइन कराने पड़ते हैं, मतलब बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ती है। तो उस चीजों से बचना थोड़ा सा। और इसके अलावा भी आपको कुछ डाउट रहता है तो वो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो।